हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 8 है किशोरावस्था। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पे है, किशोरावस्था की अवधि है। पहला ऑप्शन दे रखा है 0 से 5 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 11 से 19 वर्ष या चौथा है 20 से 50 वर्ष। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं किशोरावस्था की जो जनरल उम्र होती है वो लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका 11 से 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष, ठीक है। ये किशोरावस्था की अवधि मानी जाएगी। स्टेनले हॉल ने कहा किशोरावस्था की तूफान की आवश्यकता है, उथल पुथल की अवस्था है। उथल पुथल तूफान की अवस्था किसने कहा? एक दर्शन शास्त्री थे, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने बोला था जो हमारा किशोरावस्था होता है कैसी अवस्था है? तूफान या उथल पुथल की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है दोस्तों? पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरा स्त्री हार्मोन्स है, तीसरा है पुरुष हार्मोन्स या प्रजनन विधि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हमारा एक स्त्री हार्मोन्स होता है। क्या होता है? स्त्री हार्मोन्स कहलाता है। एस्ट्रोजन हमारा क्या है? स्त्री हार्मोन्स है। जबकि अगर हम बात करते हैं टेस्ट्रोजन की, तो टेस्ट्रोजन हमारा दोस्तों है क्या है? पुरुष हार्मोन्स है। टेस्ट्रोजन कैसा है? हमारा पुरुष हार्मोन्स है और एस्ट्रोजन हमारा स्त्री हार्मोन्स है। प्रश्न नंबर गा है, सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। तो ऋतुस्राव की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे माहवारी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है जो ऋतुस्राव होता है, या हम इंग्लिश में कहते हैं मंथ सर्कुलेशन, एमसी बोलते हैं इसको। इसका जो आरंभ होता है जनरली महिलाओं में, यानी कि जो बालिकाएं होती है उसमें होता है कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें 11 से 13 वर्ष, दूसरा है 20 से 25 वर्ष, तीसरा है 45 से 50 वर्ष या चौथा है कभी नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में आप देखते होंगे समानता जो ऋतुस्राव होता है उसका प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। पहला ऑप्शन है समाकेतिक बाल विकास को बोलेंगे दोस्तों, इस पे गलत लिखा है, समाकेतिक बाल विकास कार्यक्रम। दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा है सर्व शिक्षा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं ये सभी हैं। समाकेतिक बाल विकास कार्यक्रम होना चाहिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत आता है, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस भी इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहला ऑप्शन 31 मई, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 11 जुलाई, चौथा है 13 अक्टूबर। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को ध्यान में रखेंगे, 21 जून को योग दिवस, इसके साथ साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी मनाया जाता है। और अगर हम देखते हैं आगे, अगर बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट कुछ और है। अगर हम 12 जनवरी की बात करते हैं तो युवा दिवस, ठीक है, युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और 12 अगस्त की बात करते हैं, अगस्त की, तो 12 अगस्त का जो दिन है ये विश्व हाथी दिवस, या इसी को हम विश्व युवा दिवस के नाम से भी जानते हैं। विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, जबकि 12 जनवरी को आपको युवा दिवस जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस कहलाता है। कुछ और डेट हैं जैसे कि 14 सितंबर की बात करते हैं तो ये
हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और 10 जनवरी की बात करते हैं तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट डेट है, और भी डेट्स हैं, फिलहाल इतना है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो दोस्तों, तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो पहला कथन है, पहले कथन में पूछा जा रहा है कि जनन परिपक्वता खाली स्थान में आती है। तो जो जनन परिपक्वता होती है दोस्तों, वो कहाँ पे आती है? जननांग में आती है। कहाँ पे आती है? जननांग में आती है। जननांग में जनन परिपक्वता आती है। अगला प्रश्न है, किशोरों के गले में स्वर तंत्र यंत्र के उभार को खाली स्थान कहा जाता है। जो दोस्तों किशोरों के गले में स्वर तंत्र होता है ना, उसके जो उभार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंठमणि। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंठमणि कहते हैं। कंठमणि किसको कहते हैं? जो किशोरों के गलों में स्वर तंत्र का उभार होता है उसी को कहा जाता है। युग्मजन का पोषण कहाँ पे होता है? जो युग्मजन होते हैं, युग्मज होते हैं जो दोस्तों, युग्मज या युग्मज जो होते हैं दोस्तों, उसका पोषण कहाँ होता है? उसका होता है गर्भ में, उसका पोषण होता है। अगला है, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के खाली स्थान को प्रभावित करता है। अगर हम मदिरा का अधिक सेवन करते हैं यानी शराब की अधिक सेवन करते हैं तो मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का क्या है? खाली स्थान करना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिशन अगर इंद्रधनुष की बात करता है, मिशन इंद्रधनुष की बात करता है, इसमें ध्यान में रखेंगे हम लोग, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत क्या आता है? बच्चों का टीकाकरण। ठीक है, लेकिन आपसे पूछता है इंद्रधनुष परियोजना की बात करता है, इंद्रधनुष परियोजना के बारे में बात करता है, तो जितनी भी क्रांतियां हैं वो सभी आपकी इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आ जाती है। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब होता है जितनी भी क्रांति का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जैसे कि आपको मत्स्य पालन, जिसको हम पीसी कल्चर कहते हैं, मछली पालन आपका है, बादामी क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, गोल क्रांति है, और झींगा मछली उत्पादन, पीली क्रांति, ये सब जो है ना, बादामी क्रांति, मसालों से उत्पादन रिलेटेड चीज़ें, रजत क्रांति, अंडों का उत्पादन, ये सब आपकी क्रांतियाँ कहलाती है। ठीक है, जैसे दुग्ध उत्पादन, रजत क्रांति आपका दूध का उत्पादन, श्वेत क्रांति जिसको वर्गीस कुरियन ने इसका दूध क्रांति लाई थी, वर्गीस कुरियन नामक के वैज्ञानिक थे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और पूछा जाता है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की क्रांति के लिए कि जनक कौन माने जाते हैं? तो आप ध्यान रखें कि MS स्वामीनाथन जी। और विश्व में पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग जी। फिलहाल ये आपके थोड़ा सा सिलेबस से हट करके, लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया था इंद्रधनुष की क्रांति के बारे में। तो मिशन इंद्रधनुष की बात करता है, तो मिशन इंद्रधनुष हमारा टीकाकरण से है, और इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में बात करेगा तो आप ध्यान में रखेंगे वो हमारा क्रांतियों से रिलेटेड, यानी कि सभी क्रांतियों का जो समूह है वो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य कथन के सामने सत्य तथा असत्य के सामने असत्य का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पहले ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जो पहला ऋतुस्राव होता है उसको क्या बोला जाता है? रजो दर्शन। क्या बोला जाता है? रजो दर्शन कहते हैं। जो पहला ऋतुस्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। ये बात गलत है। शैशवावस्था बहुत ही पुरानी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसलिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं शैशवावस्था में नहीं दिखाई देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी महिलाओं में सिर्फ जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल लिंग की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर हम 46 की बात करते हैं तो महिलाओं में सिर्फ XS गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जबकि पुरुष होते हैं उसमें XY एक सभी X होते हैं, और लास्ट के XY एक गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि यही लिंग का निर्धारण करता है। यानी कि लिंग निर्धारण का मतलब होता है यहाँ पे कब बच्चा, मतलब कि ये लड़का होगा कब लड़की होगा, इसका निर्धारण X और Y, अगर X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तो उस समय ये इसी का निर्धारण करते हैं। अगर हम बात करते हैं
तो ये बात हमारी बिल्कुल सही होती है। जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स होता है, सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही, तो इसके सामने सही का निशान लगा लेंगे। पुरुष हार्मोन्स टेस्टोरॉन है, इसकी बात हमने पहले कर ली थी। तो यानी कि पुरुष जो हार्मोन्स होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ये क्या है, मनुष्य गुणसूत्र होता है। अगला है धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधित रोग हो जाता है। बिल्कुल गलत है। जो धूम्रपान करने से श्वास से रिलेटेड नहीं, यानी कि हमारे ये फेफड़े को प्रभावित करता है, हमारे छाती को प्रभावित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी यार, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, गलत नहीं है। तो जब फेफड़े प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं हम सांस लेने में हमको दिक्कत होगी। तो ये बात काट के सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। प्रस्तंभ का को स्तंभ का से मिलान करना है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इस प्रकार से उठाएंगे। शुक्राणु, शुक्राणु क्या है दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है वृषण में होता है। ठीक है। अंडाणु, इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, इसका निर्माण होता है अंडाशय में होता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, जो हार्मोन्स हमारे होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला है स्वर परिवर्तन। स्वर परिवर्तन की बात करता है तो क्या है, हमारा स्वर यंत्र की वजह से होता है। दाढ़ी मूंछ निकलना हमारा क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है दोस्तों, दाढ़ी मूंछ का निकलना। और किस समय होता है, इस शैशवावस्था में ना होकर के एक किशोरावस्था में होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे दाढ़ी मूंछों का निकलना, बालों का निकलना, कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे बालों का निकलना, ये हमारा होता है क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आप देखते होंगे ये किस में आता है, ये हमारा किशोरावस्था में आता है, ना कि शैशवावस्था में। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये हमारी एक तनाव, तूफान और संघर्ष और उथल पुथल का अवस्था है। इसको स्टेनले हॉल ने कहा था जो किशोरावस्था होती है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो किशोरावस्था में हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में बदलाव होता है, मोटे से जो मनुष्य यानी कि पुरुष होते हैं उनके शरीर में भारीपन आता है, जननांगों की परिपक्वता होती है, जो जनन अंग होते हैं उन्हीं में परिपक्वता आती है, एवं उसमें देखते होंगे श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता हो जाती है। और अगर बात करते हैं मानसिक परिवर्तन की तो उसमें संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। खा, अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर खा की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पुरुष तथा स्त्री के अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे कि दाढ़ी, मूंछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो पुरुष होते हैं और स्त्रियों में स्त्री होते हैं उनकी इस प्रकार से इनमें अंतर स्पष्ट करने वाले जो लक्षण होते हैं जैसे दाढ़ी और मूंछ का निकलना, स्तन का विकास होना और द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये सब क्या हमारे कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ये क्या होता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं इनमें जो स्रावित हार्मोन्स होता है इसके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। प्रश्न नंबर गा है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया किशोरावस्था में जो व्यक्तिगत सफाई होती है, सफाई कई प्रकार से होती है, व्यक्तिगत होती है, सामूहिक होती है और अलग अलग प्रकार की सफाई होती है। तो इसमें आप पूछा गया जो व्यक्तिगत सफाई होती है यानी कि जो हमारे शरीर की सफाई होती है उसके महत्व को स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखेंगे किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है, गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। तो दोस्तों इसलिए आपकी व्यक्तिगत सफाई करना आवश्यक है क्योंकि इसमें जो श्वेत एवं तैल ग्रंथियाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, उनकी क्रिया बढ़ जाती है और हमारे शरीर से क्या होती है, दुर्गंध यानी गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने से क्या होता है कि इस स्थिति में जिससे चर्म रोग हो सकता है यानी कि चमड़ी का रोग हो सकता है, खुजली हो सकती है
या अन्य रोग, यौन रोग होने की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए किशोरावस्था में सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, युग्मक में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? जो हमारे दोस्तों युग्मक होते हैं उसमें लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसको समझाना है। तो उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। अगर मनुष्य की बात करते हैं, इनकी कोशिका में 23 जोड़े यानी कि टोटल की संख्या बात करते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों की अगर बात करते हैं तो पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र ही होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं होगा, एक्स गुणसूत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे काट लीजिएगा 4 को। स्त्रियों में केवल एक्स गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का एक्स या वाई गुणसूत्र जब स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मज में लिंग निर्धारण होता है, जैसे कि एक्स एक्स बालिका और एक्स वाई बालक। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जब भी एक्स या वाई गुणसूत्र, जब स्त्रियों के, जो पुरुष का एक्स या वाई गुणसूत्र होगा, जब पुरुष का एक्स और वाई गुणसूत्र होगा, जब स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो या तो स्त्रियों के, अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र से बना तो इस प्रकार से आपको बनेगा। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिक्स किया तो इस प्रकार से आपका बनेगा। अगर एक्स एक्स बना तो हमारा क्या होगा, बालिका होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, बालिका होगी। अगर एक्स और वाई 2 गुणसूत्र ये मैच किए हैं तो क्या हो जाएंगे, बालक। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, जो कि इसके लिए पुरुष ही सहायक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में लिखेंगे, किशोरावस्था में पोषण आहार लेने से शरीर तेज़ी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश निम्नलिखित है। पहला है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। समेकित बाल विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे वृद्धि, निगरानी, अनुपूरक पोषण आहार, किशोरी व गर्भवती महिलाओं की देखभाल इसमें होता है। सेकंड है स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण इसमें हो सकता है। थर्ड है पंचायती राज, जैसे कि शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, सुरक्षा है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो धूम्रपान करते हैं या मादक पदार्थ का सेवन करते हैं उससे होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य कमज़ोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। जब भी हम धूम्रपान जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो मनुष्य क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है और संवेदन शून्य हो जाता है, यानी इसकी संवेदना नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। जनसंख्या वृद्धि आज के समय में आप देखें सबसे बड़ा कुप्रभाव है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की वजह से बहुत सी चीज़ें का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमारे पर्यावरण में, हमारे रहन सहन में, हमारे देख रहे होंगे तो जो डेली यूज सामान्य हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अब बहुत सी चीज़ें जनसंख्या वृद्धि के कारण चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं इसमें, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। जनसंख्या वृद्धि का कारण, तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि देश की गर्म जलवायु। हमारे देश की जो जलवायु है दोस्तों, गर्म जलवायु है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जो मौसम दिन प्रतिदिन आपका बदलता रहता है, जबकि जलवायु होता है एक निश्चितकालीन होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं देश की जो गर्म जलवायु हमारी जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकता है। दूसरा है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की जो अनिवार्यता है ये भी एक जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकता है। कुछ लोग अविवाहित रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विवाह की जो अनिवार्यता बनी हुई है इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि है। पॉइंट नंबर 3 है कम उम्र में विवाह। आज के कम उम्र में विवाह भी हो जाना एक भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। पॉइंट नंबर 4 है यौन शिक्षा का अभाव। यौन शिक्षा का अभाव होना भी एक तरीके से देख पाएंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण है। पॉइंट नंबर 5 है परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। जो परिवार नियोजन है उनके उपाय जो हैं उनकी सीमित जानकारी होना, अवेयरनेस कम होना, ये भी देख पा रहे होंगे कहीं नहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अब दोस्तों देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के होने की वजह से क्या को प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव हुआ है, जिससे भोजन, पानी, भूमि का बुरा प्रभाव। तो दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे पहला पॉइंट में देख पा रहे होंगे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर काफ़ी दबाव बढ़ा है, उसका हम लोग अत्यधिक दोहन कर रहे हैं।
पेड़ पौधों को काटना, जंगल को नष्ट कर देना, इसमें क्या है कि जिससे भोजन के लिए हमने इन सबको काटा, पानी की कमी हो गई, भूमि पर प्रभाव पड़ा। पॉइंट नंबर सेकंड अगर बात करते हैं, देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव। देश की जो सामाजिक गति थी, आर्थिक गति थी, उस पर भी एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण बुरा प्रभाव पड़ा। निर्धनता यानी कि गरीबी की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि सब जब बेरोजगार हो जा रहे हैं, हर चीज़ की कमी पड़ जा रही है, तो कहीं ना कहीं निर्धनता भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो निर्धनता भी कहीं ना कहीं इसका कुप्रभाव के कारण हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 है महंगाई तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। पॉइंट नंबर 5 है आवास सुविधाओं में कमी। जो हमारे रहन सहन की सुविधाएं हैं उसमें भी कमी आ रही है। आज लोग फ्लैट में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 है रोजगार में कमी हो रही, बेरोजगार हो रहे हैं काफ़ी। तो पॉइंट नंबर 7 है अपराधों में वृद्धि। अब जब जाहिर सी बात है रोजगार नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं अपराध में वृद्धि भी होगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, परिवहन निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्य के परिवार नियोजन उद्देश्यों की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे कि 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर। तीसरा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर। इस प्रकार से आप परिवार निरोध का प्रसार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो दोस्तों, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंदर कौन कौन सी जैसी योजनाएं हैं जो संचालित है उसके बारे में आपको लिखना है और ध्यान में रखना है, इसका भी लाभ उठाना है। पहला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत क्या है, टीकाकरण है, जननी सुरक्षा योजना, और तीसरा है एम्बुलेंस सेवा। ये सब हमारे लिए क्या है, निःशुल्क सुविधाएं हैं जो कि सरकार द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।